हेलो फ्रेंड्स। आज हम आज की तारीख में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है और जिसके बारे में सारी दुनिया बात कर रही है उस पर डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं, और वो ये है कि ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ्स लगाए हैं उसका पूरी दुनिया पे क्या असर होगा। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ट्रम्प साहब ने आखिरकार टैरिफ्स लगाए क्यों हैं। देखिए, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, और ये कहानी शुरू हुई थी ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उस समय पर अमेरिका एक कमांडिंग पोजीशन में था, और अमेरिका ने एक संधि बाकी देशों के साथ मिलकर की कि चलिए दुनिया भर के बाजारों को एक्सप्लोर करते हैं और उन बाजारों में अपना बनाया हुआ सामान बेचते हैं। क्योंकि उस समय अमेरिका और यूरोप दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग में एकदम टॉप पर थे, यानी कि सबसे ज़्यादा सामान वो लोग बनाते थे। तो उन्होंने अपने हिसाब से उस समय नीतियां तैयार कर ली। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नीतियां अपने हिसाब से वो ही तैयार कर सकता है जो मजबूत हो। मिलिट्री पावर थी उन लोगों के पास, और वो सारी दुनिया के ऊपर अपने डिसीजंस को एनफोर्स कर सकते थे, और वो सिचुएशन अभी तक बरकरार है। तब देखिए, ब्रेटन वुड्स के बाद जब उन्होंने सारी दुनिया के बाजारों को खोलने का आग्रह दूसरे देशों से किया तो बहुत सारे देशों ने रिस्पॉन्ड किया, और ग्रेजुअली दुनिया भर के बाजार खुलते चले गए। हमारा बाजार भी 1991 में खुल गया, विदेशी प्रोडक्ट्स भारत में आने लगे। और आप में से बहुत सारे लोग जो उस समय एडोलेसेंट रहे होंगे या जवान रहे होंगे, आपको ये बात बहुत अच्छे से याद होगी। पीवी नरसिम्हा राव साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज और ग्लोबलाइज किया था। उसके बाद भारत में विदेशी कंपनियों की झड़ी लग गई, उन्होंने यहाँ पर आकर सामान बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं स्टैब्लिश होने लगी। लेकिन उससे भी बड़ा काम उससे पहले हो चुका था, और वो था चाइना। चाइना को पूरी दुनिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग दे इसलिए दी क्योंकि चाइना सारा सामान बहुत सस्ते में बना देता था। तो अमेरिका से भी मैन्युफैक्चरिंग उठ के चाइना में चली गई, यूरोप से भी मैन्युफैक्चरिंग उठ के चाइना में भी चली गई। अब हुआ ये कि जब दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में पहुंच गई तो चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग की पावर आ गई, क्योंकि बाकी देशों ने कहीं ना कहीं सामान बनाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सस्ती दरों पर चाइना बनाकर दे सकता है तो हमें क्या जरूरत है प्रोड्यूस करने की। ग्रेजुअली उस मैन्युफैक्चरिंग पावर की वजह से चाइना की ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल बिजनेस में पैठ बढ़ती चली गई, और ये स्थिति इस हद तक पहुंच गई कि आज की तारीख में चाइना पूरी दुनिया में एक डोमिनेंट पॉलिटिकल और बिजनेस पावर है। और शायद इसी से डर के कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब को अब ये खतरा होने लगा है कि चाइना दुनिया का सबसे ताकतवर पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी कंट्री बनने वाला है, और कहीं ना कहीं यूएस की डोमिनेंस खत्म होने वाली है। उस डर से उन्होंने ये पैंतरा अपनाया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका की खुद की इकोनॉमी बहुत अच्छी शेप में नहीं है। उनके पास बहुत ज़्यादा कर्जे हैं, और उन कर्जों के रीपेमेंट्स के लिए उन्हें बार बार नए पैसे सैंक्शन करने पड़ते हैं। ये पिछली सरकारें भी करती आई हैं। तो ट्रम्प साहब कहीं ना कहीं उसे बदलना चाहते हैं, वो ज़्यादा पैसा यूएस में लाना चाहते हैं जिससे कि उनकी अपनी अर्थव्यवस्था सुधर पाए, नंबर वन। और कहीं ना कहीं जो उनकी डोमिनेंस है दुनिया भर के व्यापार पे, दुनिया भर की पॉलिटिक्स पे, वो बनी रहे। लेकिन देखिए, ये टसल का समय है, बहुत सारे कंट्रीज रिएक्ट कर रहे हैं, स्पेशली चाइना ने। जैसे यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया तो चाइना ने यूएस के ऊपर लगा दिया। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि यूएस ने और ज़्यादा टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दिया, 50% और बढ़ा दिया। अब उसके बाद चाइना की रिस्पॉन्स ये है कि चाइना ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया, यानी कि चाइना की करेंसी जब डिवैल्यूएट हो जाएगी डॉलर के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं फिर से वो सारी चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाएगी और उसके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। तो चाइना जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अंततः इसमें क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन लबो-लुआब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये सारी कवायद इसलिए की है क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था आज की तारीख में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उनकी पॉपुलेशन एजिंग है, 35 करोड़ लोग हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग बुढ़े हैं, और बुढ़े लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ट्रंप साहब ये जरूर कह रहे हैं कि अमेरिका में वो मैन्युफैक्चरिंग को वापस ले आएंगे, लेकिन बनाएगा कौन? वहाँ पे जो एजिंग पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगी। मैन्युफैक्चरिंग आज की तारीख में वो कंट्रीज कर सकते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन युवा है, जवान है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, भारत मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, और बहुत सारा साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका,
जहाँ पे यंग पॉपुलेशन है वो सारे कंट्रीज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में लेबर बहुत सस्ती है, अमेरिका में लेबर बहुत महंगी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस सारे प्ले में आते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो टसल चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप लॉस्ट ग्राउंड कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अमेरिका ने पिछले सालों में लूज किया है पूरी दुनिया में। उनकी इकोनॉमी अच्छी हालत में नहीं है, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं ये सारा कुछ करके इकोनॉमी की हालत सुधर जाए। और दूसरा, कहीं ना कहीं मिलिट्री एंड पॉलिटिकली भी चाइना अब यूएस के समकक्ष होता चला जा रहा है, तो उससे घबरा के उन्होंने ये सारा काम किया है। देखिए करवट किस ओर लेगा ये कदम, ये हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की जो फ्रस्ट्रेशन है और अमेरिका की जो लूजिंग डोमिनेंस है ग्लोबल ट्रेड के ऊपर, वो इसकी बड़ी वजह रही है। और अब मुझे नहीं पता कि अमेरिका अपने डोमिनेंस को रीगेन कर पाएगा, वो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये टसल कुछ लंबी जरूर चलेगी। तो आप भी अपनी सीट की पेटी बांध कर रखिए, कहीं ना कहीं ये सारी टसल एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म देने वाली है, जो आने वाले 30-40 सालों तक दुनिया भर में व्यापार कैसे होगा, पॉलिटिक्स कैसे होगी, ये निर्धारित करेगी। भारत को इस सारे चीज के बीच में अपनी जगह तलाश करनी है, और भारत की जगह कहीं ना कहीं बहुत ऊपर है, क्योंकि देखिए चाइना से भी ज्यादा पॉपुलेशन आज की तारीख में भारत में है, और कहीं ना कहीं भारत के पास यंग पॉपुलेशन है। तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रेजुअली भारत में शिफ्ट होगी, और भारत भी दुनिया में एक बहुत ही प्रोमिनेंट इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। अभी हम नहीं है, हमें लगता है कि हम हैं, अभी नहीं है। देखिए हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और जर्मनी और जापान जैसे देश भी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। बड़ी इकोनॉमीज चाइना और यूएस ही हैं। यूएस 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चाइना लगभग 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो वहां पहुंचने के लिए बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। हमारे पास पॉपुलेशन है, युवा पॉपुलेशन है, उस युवा पॉपुलेशन का लाभ उठाकर हम इस सारे मुकदमे में कहीं ना कहीं एक विनर बनकर बाहर आ सकते हैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वो इन परिस्थितियों में किस तरह के डिसीजंस लेते हैं और अपनी पोजीशन को किस तरह से स्ट्रांग बनाते हैं। लेकिन एक बात पे जरूर ध्यान देना चाहिए, वो ये कि भारत को अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। भारत में अपने लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कि कर्जा सस्ता मिले, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आए, मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे दुनिया भर के देश अब ये चाहेंगे कि जब अमेरिका से वो कट ऑफ होंगे तो कहाँ दूसरे बाजारों में वो जा सकते हैं, या कहाँ दूसरे बाजारों से वो सामान खरीद सकते हैं। तो भारत कहीं ना कहीं इस सब के बीच में असमंजस के हालात में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर सकता है, लेकिन उसके लिए डोमेस्टिकली बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। अगर हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे अमेरिका में 20-21 ट्रिलियन का कंजम्पशन है, हमारे यहाँ सिर्फ 2 ट्रिलियन का कंजम्पशन है। अगर हम कंजम्पशन को 5 गुना बढ़ा लें, 10 ट्रिलियन का कंजम्पशन कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं, दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं, वो भारत में आने के लिए तड़पेंगे। तो हमें उस स्थिति में पहुंचने के लिए जरूर प्रयास करने चाहिए। और मुझे लगता है कि इस सारे केओस के बीच में कहीं ना कहीं भारत की पोजीशन ग्लोबल बिजनेस में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्ट्रांग ही होगी, प्रोवाइडेड हमारे लीडर्स सही फैसले लें। थैंक यू वेरी मच।